नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि नियमावली जो 2023 की है, वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो इसको आप ट्विटर से अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप इसे लोड कर सकते हो। तो जैसा कि हमने पूरी नियमावली को लोड कर रखा है, तो यहाँ पे हम देखें कि आखिर क्या कुछ इसमें डाला गया है और क्या कुछ काम की खबर इसमें है, जिससे कि आपको कुछ क्लियरिटी मिले जो आखिर कैसे आगे की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो पहले मैं बता दूँ कि ये जो नियमावली आई है इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट भी डाले गए हैं। जैसा कि अगर आप इसमें देखो तो एक टिपिकल हिंदी का यूज़ किया गया है, और अगर इसको आप पूरा पढ़ो तो आपको बहुत कुछ ऐसा है जो कि क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम ओवरव्यू लेते हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मैं इसे ज़रा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे शुरू में ये परिभाषाएँ दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो परिभाषाएँ हैं, ये सरकार, प्रशासनिक विभाग या जो भी हैं, ये प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, इसका क्या ये अंदर का जो टर्म जो यूज़ होगा उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो जो भी काम की खबर है उस पे हम चलते हैं, उसको उसको हमने यहाँ पे हाइलाइट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे विद्यालय अध्यापक से भी अभिप्रेत है कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 8 के लिए, और ये 11-12 के लिए ये जो नियुक्ति हेतु विद्यालय अध्यापक, ये कुल मिला के 1 to 12 के लिए ये नियमावली एक पूरा बनाया गया है। आप नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि, तो यहाँ पे जब अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये हमारा 25वां पॉइंट, जहाँ पे पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार एवं अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। तो यहीं से पात्रता परीक्षा का जिक्र होना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि आप जान सकते हो कि आपने स्टेट पास कर रखा होगा, बीटेड सीटेड जिन्होंने भी पास कर रखा होगा, तो उन सबको, जैसा कि इस नियमावली को अगर आप देखो तो ऐसा ही दिखने में लग रहा है कि सबको फिर से एक एग्जाम में बैठना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसे आप, इन्होंने कहीं पे वो टर्म लिखा नहीं है, बट अगर आप देखो तो ये एक तरह का सुपर टेट एग्जाम ही हुआ, जो कि फिर से लेने की बात कही जा रही है। जैसा कि आज आपने ये शिक्षा मंत्री का भी बयान सुना होगा, और अगर आप ट्विटर पे जाओ तो वहाँ पे सारे जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन्होंने पोस्ट भी ट्विटर पे किया है, जो बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम होगी। अब यहाँ पे संवर्ग का गठन जो है वो यहाँ पे बात सही हुई, जो जैसा कि पहले 9000 से ज़्यादा नियोजन इकाई थी, तो यहाँ पे अब जिला संवर्ग ही होगा, जो कि जिला के माध्यम से ही सब कुछ होगा, जिसमें प्राथमिक, मध्य विद्यालय और जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का जो भी है वो सब विद्यालयों में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा, जो क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएँगे। तो अगर आप इस चौथी लाइन को पढ़ो तो आपको लगेगा जैसे कि सीधे, मतलब जो नोटिफ़िकेशन आएगा और अप्लाई करेंगे और सीधे नियुक्ति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे मिनिमम जो अनिवार्य अर्हता है वो यहाँ पे रखा गया है, तो जिसमें कि भारत के नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि इसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है, जिसमें कि जो भी बिहार के बच्चे हैं बस वही इस एग्ज़ाम में या बहाली में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप आगे इसमें बढ़ें तो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो एग्ज़ाम जो होगा, जो बहाली की प्रक्रिया जो होगी उसमें इस लाइन को अगर आप देखो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी 2012 से जो पहले के बहाल हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम पास करना कोई अनिवार्य नहीं है। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा में आप देख सकते हो कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में न्यूनतम आयु 18 साल और उच्चतम वही होगी जो कि राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर विहित की जाती है। और यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है, और जो भी यहाँ पे इनका एज काफ़ी हो रहा है उनके लिए यहाँ पे 10 साल की छूट भी दी गई है, जैसा कि आप आगे के लाइन में यहाँ पे पढ़ सकते हो। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में यहाँ पे 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापकों के पद पर प्रत्येक विषयों में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या होने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा।
यानी कि अगर कोई ऑड ऑड नंबर में आता है तो वो जो ऑड नंबर का जो वो विषम संख्या होगा वो महिला को ही मिलेगा। आगे इसमें अगर हम बात करें तो आरक्षण वही सब है जो कि हर एग्जाम में होता है, इसमें कुछ नया वैसा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है ये 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट जो आता है इसको अगर आप पढ़ो तो सबसे पहले जिन्होंने भी इस नियमावली को देखा होगा तो उन्हें लगा होगा इस 7वें पॉइंट में 1 to 5 और फिर 6 to 8 और फिर ये 9 10th और 11 12th का अलग-अलग सबका नियुक्ति की प्रक्रिया लिखा गया होगा, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो पहला पॉइंट में कहा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पे सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी फिर से सीटों की गणना होगी और उसका एक रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षणवार जो सीटों का जो आंकड़ा बैठता है उसको फिर आयोग को भेजा जाएगा। सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा, यानी फिर से जो सीट की गणना हो जाएगी फिर उसकी विज्ञप्ति आएगी। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये जो अगर आप फिर ये तीसरे लाइन पे रहो, तीसरी लाइन पे जैसे ही आते हो तब आपको ये परीक्षा हेतु जो ये पाठ्यक्रम है ये वर्ड आपको दिखता है। तो यहीं से एक तो हमने आपको ऊपर बताया, ऊपर दिखाया होगा, वहाँ से थोड़ा क्लियर होता है कि आगे एग्जाम होने वाला है। और फिर ये 7वें नंबर में तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे फिर परीक्षा की जो बात जो है वो अच्छे से की गई है। अगर आप इस लाइन को अगर आप पढ़ो, ये मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो ये अगर आप देखो तो परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। ये प्रशासी विभाग कोई नहीं, ये जहाँ तक ये 99% श्योर है कि ये बीपीएससी ही है। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए आहर्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। तो यहाँ तक आपको कुछ वैसा क्लियर नहीं हुआ होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये आयोग जो है वो परीक्षा जब लेगी तो वो आयोग से परामर्श करेगी कि आखिर उसका पैटर्न सिलेबस कैसे होगा और फिर वो उसको उस हिसाब से, और ये कितने नंबर का एग्जाम होगा ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। जैसा कि आपने स्टेट दिया हुआ तो उसमें 150 नंबर का एग्जाम होता था, तो फिर से एक सिलेबस आएगा, फिर से एक एग्जाम भराएगा, फिर से आपसे परीक्षा फीस लिया जाएगा और फिर से जब एग्जाम होगा फिर ये उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर की दिया जाएगा, फिर से एक रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया एक फिर से खींचती हुई दिख रही है। अगर इसको विभाग जल्दी से लेता है, जैसे कि 10th 12th का एग्जाम 10-12 लाख 15 लाख बच्चों का वो आयोग तुरंत लेती है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है। अगर उस तरह से एग्जाम अगर हो तब तो ये बहाली 2023 में ज़रूर हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अभी तक ये अगर आप देखो तो कौन सा आयोग एग्जाम लेगा इसका उन्होंने अभी क्लियर लिखित रूप में नहीं दिया है। वो बात अलग है कि ट्विटर पे वो कह रहे हैं बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर इसमें किया नहीं गया है। लेकिन हम मान सकते हैं बीपीएससी एग्जाम लेगा। तो बीपीएससी अगर एग्जाम लेती है तो आप जैसा कि जान रहे हो कि प्रधानाध्यापक वाले में बीपीएससी ने एग्जाम लिया और एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा खासा था। तो इसमें जो चोरी की संभावना या फिर पेपर आउट की जो संभावना है ये बहुत कम रह जाती है, और धांधली भी हम समझ सकते हैं अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है तो धांधली उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आप बाकी के एग्जामों में देखते हो। और ये जो यहाँ पे लिखा गया है 3 बार परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भाग ले सकेगा, तो इसमें ये कहीं क्लियर नहीं है। जो अगर मान लिया जाए, अगर हम एक सिचुएशन को अगर इमेजिन करें, जो एक स्टूडेंट है जो कि पहली बार अगर वो सफल नहीं होता है तो वो दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट जो उसे मिलेगा, आखिर उसे कब मिलेगा? बहाली के बीच में मिलेगा या बहाली के बाद में मिलेगा या फिर 3 अटेम्प्ट देने तक बहाली रुका रहेगा? ये सब कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 3 बार भाग लेने की जो बात कही गई। अगला अगर हम लाइन पढ़े तो आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी, यानी कि उस परीक्षा के आधार पे नियुक्ति की जाएगी। तो स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरिट नॉट मेरिट किया गया था, बट वो बाद में उस चीज़ को हटा दिया गया था। तो वो जो मार्क्स था
आखिर उस मार्क्स का क्या वेटेज आगे रहेगा इस एग्ज़ाम के होने के बाद, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। या फिर उनका उस एग्ज़ाम का भी वेटेज रहेगा, इस एग्ज़ाम का भी वेटेज रहेगा, या ओवरऑल जो ग्रेजुएशन या 12th जो भी है, ये किस तरह का कहाँ वेटेज रहेगा, ये कहीं भी क्लियर कुछ नहीं किया गया है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच से विभाग संतुष्ट न हो जाए। तो ये तो चलो सब में होता है, जो जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं प्रमाण पत्र से तब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि इस 7 नंबर जो यहाँ पे हमारा लाइन है, इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया में जैसा कि पहले जब सब सोच रहे थे जो 60-40 का रेशियो रहेगा और जो भी है इस तरह से किया जाएगा, ऐसा कुछ दिखने को मिला नहीं। बहुत सारे लोगों ने 60-40 पे काफ़ी दिनों तक अपना वीडियो चलाया, लेकिन ऐसा कुछ भी आप नियमावली में नहीं देख पा रहे हो। और मुझे जहाँ तक याद है कि 60-40 का वायरल पीडीएफ भी काफ़ी जगह ग्रुप में सर्कुलेट कर रहा था, लेकिन अगर आप ये रियल यहाँ पे नियमावली देखो तो ऐसा कोई भी 60-40 या कुछ भी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ है। अगर 8वें पॉइंट में देखो तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में, यानी कि यही जो नियम पूरा 7 है, कि नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। अगर आप हर पॉइंट पे देखो तो हर पॉइंट में अलग से किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, आयोग द्वारा किया जाएगा, यानी किया जाएगा। अभी तक इस पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर कब किया जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो भी बहाली की प्रक्रिया है, ये महीने 1.5 महीने के अंदर ये सारा नोटिफिकेशन आए। एग्ज़ाम अगर लेना ही है तो जल्दी से एग्ज़ाम ले, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। अगर ये फिर से अगर ये एग्ज़ाम लेते हैं और फिर ये जैसा कि आपको याद होगा कि स्टेट के एग्ज़ाम के टाइम में हुआ था, जो रिजल्ट आते आते लगभग 3-4 महीने बीत गए थे, उस टाइप से अगर होता है तो फिर ये बहाली 24 में चली जाएगी। तो अगर इसको तेज़ी से इस प्रोसेस को किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बहाली 2023 में हो जानी चाहिए। तो जहाँ तक देखा जाए कि नियोजित शिक्षक भी जो भी काम कर रहे हैं उनको भी, अगर आपने आज तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल पढ़ा होगा तो उस पे लिखा गया है कि नियोजित शिक्षक जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं वो भी इस बीपीएससी के थ्रू परीक्षा दे के नियमित हो सकते हैं। और शिक्षा मंत्री का जो आज मीडिया में जो उनका बयान था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एक अच्छी खासी सैलरी भी सबको मिलेगी, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही आप इस बात को मान सकते हो कि सैलरी तो अच्छी खासी हो ही जाएगी, काफ़ी सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी। लेकिन क्या कुछ होगा, कब होगा, इसमें थोड़ा अभी संदेह है। देखते हैं, नियमावली आ गई है तो ये एक अच्छी खबर आज के लिए हो सकती है, बट इसने काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क को ज़रूर डाला है, जो आखिर किस तरह से आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं नोटिफिकेशन आखिर कब आता है। उसमें उम्मीद है कि सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। 1 to 5 और 5 ये 6 to 8 और 9, 10th और 11, 12th का जो किस तरह से आखिर एग्ज़ाम होगा, उनका पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो ये सब उसमें दिया जाएगा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये ज़रूर हो सकती है, जो जितने भी क्वालिफाइड हैं, चाहे वो बीटेड, सीटेड या स्टेट जो भी पास आउट हैं, वो ही बस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात अगर आप ये भी सोचो तो बस कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सीट से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि फिर से नियुक्ति, ये जो जितनी भी रिक्तियाँ हैं उसकी गणना करके आयोग को भेजा जाएगा, उस हिसाब से फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें थोड़ा डिले तो है, बट ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि जितने सीट हैं उतने स्टूडेंट क्वालिफाइड भी नहीं है। तो उनको, वो लोग अगर फिर से बैठते हैं तो ये तो फिर एक जस्टिस हम नहीं कह सकते हैं कि 5000 हमारा सीट है, 4000 क्वालिफाइड हैं और फिर वही 4000 फिर से सुपर टेट दे रहे हैं। तो ये कौन सी बात हो गई? क्योंकि वो 4000 अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत स्टूडेंट ज़रूर उसमें पास करें ना करें, लेकिन निश्चित है कि वो सब फिर पास करे जाएंगे। तो ये फिर किस तरह का परीक्षा लेना हुआ? अगर कंपटीशन है तो बस सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में ही है। तो विभाग जो ये दोबारा से परीक्षा लेने की बात कर रही है, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। आखिर ये करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? अगर ये करना ही था तो ये आगे, अगर आप नियमित वाला जो कह रहे हैं, जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी परीक्षा ली जाए। अगर आप उनको लेना है उनको ले सकते हैं, लेकिन अगर इसका भी अगर आप बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट करके अगर आप इनको ज्वाइन कराते, फिर अगर आपका अगर मूड है कि नहीं इसको नियमित करना है तो फिर एक एग्ज़ाम लेना है, तो फिर आप आगे इस चीज़ को लिया जा सकता था। बट ये पहले ही
नियुक्ति से पहले ये सारा खेल, ये एग्ज़ाम लेने का अगर हो रहा है तो ये जल्दी से हो तब ये अच्छा है, नहीं तो अगर ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, साल डेढ़ साल, फिर कोई ना कोई अगर केस कर देता है तो फिर ये बढ़ सकती है बहाली। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे सब अच्छा हो और जल्दी से एग्ज़ाम हो और जल्दी से हर प्रक्रिया शुरू हो। और अगर आप काफ़ी टाइम से पढ़ाई-लिखाई से अलग हैं, तो आपको अपने-अपने सब्जेक्ट जो भी हैं, उनमें आपको तैयारियाँ फिर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर ये इस तरह से आज नियमावली पास की गई है, तो एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये आपको आने वाले दिनों में ज़रूर पता चल जाएगा। तो अगर आपको भी इस पूरे नियमावली में आपका कुछ अगर ओपिनियन है, आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता था, क्या कैसे हो सकता था, तो वो आप ज़रूर इस हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और अपनी राय दें। या फिर ये जो भी नियमावली आया है, इसमें आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जिसमें कि थोड़ा देखने, सुधारने की ज़रूरत है, या फिर ये क्या है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।